दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी किस बात से डरे हुए हैं? वो कौन सी चीज है जो उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है इतनी कि उनको इस तरह के नारे देने पड़ रहे हैं? दोस्तों, मोदी जी ने तो नेहरू जी की बराबरी कर ली ना, तीसरी बार पीएम बन गए। देश में अपने आप में दशकों बाद ये इतिहास रचा गया कि तीसरी बार कोई शख्स न केवल पीएम बना बल्कि वही सरकार रिपीट हुई। और खुद मोदी जी भी कहते हैं पीएम भी वही, वित्त मंत्री भी वही, गृह मंत्री भी वही। कम से कम ये हिंट तो देने की कोशिश की ही जाती है कि जैसे 2014 से चल रहा था अभी भी वैसे ही चल रहा है। दोस्तों, मोदी समर्थक तो नहीं मानते कि ये बैसाखी की सरकार है। तो सच्चाई तो ये है कि मोदी जी ने जो हासिल कर लिया है वो विपक्ष के किसी भी नेता ने नेहरू के बाद हासिल नहीं किया। और अब मोदी को किस बात की टेंशन है? क्यों मोदी इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के नारे दे रहे हैं, जो बताता है, जो इस तरह के इशारे देता है कि कोई तो इनसिक्योरिटी है अंदर, जो न केवल मोदी संघ बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी को परेशान कर रही है। अंदर से ऐसा लगता है कि संघ छटपटाया हुआ है, हैरान है, नर्वस है कि उसको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में थे। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की जयंती, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे पीएम। और संयोग ऐसा था कि कल दिवाली का दिन भी था। बहुत से लोगों ने कल भी दिवाली मनाई, बहुत से लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं। तो पीएम ने एक भाषण दिया, उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री आज के दिन इस तरह का भाषण क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, पीएम के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा मैं निकाल कर आपको सुना रही हूँ। सुनिए इसे गौर से, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस इनसिक्योरिटी की बात कर रही हूँ। भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकताएं, कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर विदेश में कोई बैठा हुआ भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो मैं मानती हूँ कि ना केवल हमारी सुरक्षा एजेंसियां बल्कि हमारी सरकार, हमारा पूरा का पूरा खुफिया तंत्र और हमारी सेना सक्षम है, हद से ज्यादा सक्षम है उनकी कमर तोड़ने के लिए। इसमें तो मुझे कोई शक है ही नहीं। अब बात आइए मोदी जी के भाषण के वो हिस्से की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर भी कुछ ताकतें हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, सेना में अलगाव पैदा करना चाहती हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी क्या ये भूल गए कि वो विपक्ष के नेता नहीं है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बने उनको महीना 2 महीना नहीं हुआ है, 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो दोषारोपण नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री के रहते हुए वो कौन है, किसकी इतनी हिम्मत है कि भारत में रहकर भारत के खिलाफ न केवल कोई प्रोपेगेंडा चलाए बल्कि सेना में अलगाव पैदा करने की भी कोशिश करे, भारत को बदनाम करने की कोशिश करे। मतलब ऐसे लोगों का तो भरसक इलाज होना चाहिए। ऐसे लोग छुट्टे क्यों घूम रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी को अब क्या दोष देना, क्या आरोप लगाना शोभा देता है, जबकि वो इतने बड़े पद पर इतने लंबे वक्त से बैठे हैं। अब पीएम मोदी के भाषण का अगला हिस्सा आपके सामने रखती हूँ, जिसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि असली मर्म, असली दर्द क्या है। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है
भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर किसको लेकर ये बात बोल रहे हैं। संविधान की किताब रखने वाले, संविधान की बात करने वाले, नकाब ओढ़ने वाले, इस तरह के शब्दों का, इस तरह की बातों का इस्तेमाल करना साफ तौर पर न केवल राहुल गांधी के लिए था, बल्कि अखिलेश यादव के लिए था, तेजस्वी यादव के लिए था, और वो तमाम लोगों के लिए था जो कि जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। दोस्तों, ये नारा सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया है, ये नारा बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ और एक सवाल पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि ये अर्बन नक्सल क्या होता है। प्रधानमंत्री इतने इंपॉर्टेंट दिन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में खड़े होकर, पीछे जब उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की तस्वीर हम देख रहे हैं और बड़े शान से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक कॉन्स्पिरेसी का जिक्र कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से यही शब्द सुन रहे हैं हम, अर्बन नक्सल। अरे अर्बन नक्सल कौन लोग होते हैं दोस्तों? और ये लोग अगर देश में वैमनस्य फैला रहे हैं, देश में विभाजन पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डालती सरकार? केवल भाषणों में अर्बन नक्सल कहकर काम हो जाएगा क्या? अगर कोई भी इंसान दोस्तों देश में विभाजन पैदा कर रहा है, देश को हानि पहुंचा रहा है, तो उसका माकूल एक इलाज होना चाहिए ना, और संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। केवल भाषणों में उसका जिक्र करना, पहले तो पीएम मोदी चुनावी भाषणों में इसका जिक्र करते थे, अब पीएम मोदी इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों में इसका जिक्र करने लगे। मतलब इस तरह की बात बोलना किसी के लिए भी, जबकि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब आप विपक्ष के नेता नहीं है मोदी जी, आप सत्ता पक्ष के नेता हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? बात सिंपल सी है दोस्तों, ये जो एक है सेफ है वाला नारा मोदी ने दिया, ये उसी नारे की श्रृंखला है जो योगी आदित्यनाथ ने दिया कि बटोगे तो कटोगे। बात सिंपल सी है, योगी आदित्यनाथ की एक छवि है और उस छवि के अंतर्गत उस तरह का बयान उन्होंने दिया जो उनकी छवि को सूट करता है। अब प्रधानमंत्री बटोगे तो कटोगे बोलेंगे तो कुछ ज्यादा हिंसक लग जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी ने भी लोकसभा चुनाव में मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, मुसलमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी पीएम मोदी को शायद असहज लगा होगा इस तरह का बयान देना। और योगी आदित्यनाथ का निकला हुआ बयान जिसको हाथों हाथ मीडिया ने लिया, वैसे भी मोदी जी कैसे आगे बढ़ाते। तो योगी का बयान आया पहले,
बटोगे तो कटोगे। फिर संघ ने उस बयान का समर्थन किया और संघ सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो एक हो जाना चाहिए। और उसके बाद मोदी ये बयान दे रहे हैं कि एक है तो सेफ है। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री बताएं कि एक कौन नहीं है। दोस्तों, आपने देश के किसी भी हिस्से में सुना कि हिंदुओं की अलग अलग जातियों के बीच में कोई संघर्ष देखने को मिला? नहीं, हिंदुओं के बीच में कोई संघर्ष देखने को नहीं मिला है। हाँ, पिछले 10 सालों में एक खास धर्म के लोगों को टारगेट जरूर किया गया है और उसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं। सब जानते हैं, बहराइच उसका जीता जागता प्रमाण है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एकता का जिक्र कर रहे हैं, जबकि खुद उनके चुनावी भाषणों में और उनके नेताओं के भाषणों में खुले तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वाले ऐसे भाषण हमने सुने, अनंत सुने हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग तो ऑथराइज हैं कि ऐसे भाषण आप दीजिए, दिन भर दीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। तो पीएम मोदी ये भारतवासियों के लिए कह रहे हैं या फिर एक खास धर्म के लोगों के लिए कह रहे हैं? प्रधानमंत्री को खुलकर बात करनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि वैसे भी सब कुछ अब खुलकर ही हो रहा है दोस्तों। इस तरह की राजनीति देश में खुलकर ही हो रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना या फिर पीडीए का जो अखिलेश यादव का नारा था वो इस हद तक लोगों की जुबान पर चढ़ गया है, लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये खौफ पैदा कर रहा है संघ के अंदर, बीजेपी के बड़े नेताओं के अंदर, कि उनको ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये नारा आगे बढ़ गया और आगे चल गया तो पूरा हिंदुत्व की जो विचारधारा का एक पूरा मॉडल तैयार किया गया है पिछले 10 सालों में, वो भरभरा कर गिर जाएगा। और अगर गिर गया तो बीजेपी की राजनीति में फिर कुछ बचेगा नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।